नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे दो बैलों की कथा, जो संकलित है एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की नई पाठ्यपुस्तक हिंदी की गंगा में, उसके प्रश्नोत्तर में विषयों से संवाद, जो उसका तीसरा विभाग है। इससे पहले दो विभागों की चर्चा हमने कर ली है, रचना से संवाद और विधा से संवाद। ये विषयों से संवाद है। तो इसमें सबसे पहले हम कहानी का समय और समाज के बारे में जानते हैं। निर्देश दिया गया है, बताया गया है कि दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी, उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य से लेखक भी पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। अब जो कहानी है उसमें बताया गया है कि इस कहानी से कुछ वाक्य नीचे चुनकर दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। यानी यह जो कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें कुछ वाक्य आए हुए हैं, आप इन्हें देखिए और दूसरी तरफ देखिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। क्या इन दोनों के भाव एक दूसरे से मिल रहे हैं? तो आइए चलते हैं मिलान पर। तो ये है कहानी में से वाक्य और ये है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए वाक्य। और हमें देखना है कि कहानी में जो वाक्य आया हुआ है वह यहाँ 1 से 6 तक किसी से भी वो इसके भाव मिल रहे हैं, और जिससे मिल रहे हैं उसके साथ हम इसे तीर लगा करके जोड़ देंगे। तो पहला वाक्य है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। अब ये एक वाक्य है कहानी में आया हुआ और इसका भाव हमें इस तरफ ढूंढना है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए वाक्यों में। तो इसका जो मेल होगा मुझे लगता है यह 6वें से होगा कि स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वहां यह भी कह रहा है कि जोर तो मारता जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं, यानी स्वतंत्रता का प्रयास मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इसका मिलान, पहले का मिलान 6 नंबर से होगा और इसको हम तीर के द्वारा मिला देंगे। दूसरा वाक्य है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा, यानी जान दे दूंगा पर जिसके काम आने की बात हो रही उसके काम नहीं आऊंगा। तो हम इस तरफ वाक्यों में देखेंगे कहां मृत्यु की बात और सेवा। अच्छा, ये है कि स्वतंत्रता के लिए प्राण त्याग देना स्वीकार्य था, परंतु अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मिलान दूसरी श्रेणी में 5वें वाक्य से होगा। तीसरा वाक्य है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। इसका मिलान किससे होगा? तो हम फिर से देख रहे हैं इसी क्रम में, इधर 1 2 3 और इधर नीचे से 6 5 4। तो दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो यहाँ पर तीसरे वाक्य का मिलान दूसरी श्रेणी में चौथे वाक्य से होगा। कह रहे दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। इसका मिलान दूसरी तरफ होगा मुझे लगता है वाक्य 2 से, कि भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। चौथा वाक्य है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। और इसका मिलान जो है मुझे लगता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जगी, यानी वे आजाद हो पाए। तो यहाँ से 5वें वाक्य का मिलान दूसरी श्रेणी में पहले वाक्य से होगा। और छठा वाक्य है, सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। कहते हैं कि सांड जो है वो पूरा हाथी है, लेकिन ये दोनों भी पीछे नहीं हटे, साहसपूर्वक उनका सामना किया। तो इसका मिलान बचे हुए एक यानी छठे का तीसरे से होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उनका सामना किया। तो ये मिलान है, आप देख लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला उपविभाग है पशुओं के लिए कानून। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संवाद क्या है कि मैं तो समझता हूं कि चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। आपको याद होगा ये बात झूरी ने दढ़ियल से, कसाई से कही थी, और कसाई क्या कहता है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, माने जाकर रपट माने रिपोर्ट कर दूंगा। तो झूरी कहता है मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो ये एक संवाद है जिसमें कसाई, दढ़ियल और झूरी का आपसी संवाद है, जहां पर वे बैलों की मालकियत को लेकर के आपस में उलझे रहते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न है
कहते हैं कि बैलों का काजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे? यानी बैल काजी हाउस में बंद हुए तो यह एक तरह से न्यायपूर्ण था और दूसरी तरफ से अन्याय था। आपको ऐसा कैसे लगता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि कहानी में हीरा मोती का काजी हाउस में बंद होना एक साथ न्याय व्यवस्था और अन्याय दोनों को उजागर करता है। अब न्याय के दृष्टिकोण में कैसे न्याय था उनको बंद करना, कैसे अच्छी बात थी उन्हें बंद करना? तो पहली बात इसमें ली जाएगी फसलों और संपत्ति की सुरक्षा। क्यों ऐसा हुआ कि जब हीरा और मोती मटर के खेत में घुसकर दूसरों की फसल खा रहे थे, उसे नष्ट कर रहे थे, तो खेत के रखवालों द्वारा उन्हें पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा देना सामाजिक और कानूनी नियमों के तहत एक न्यायपूर्ण कदम था। यानी वे ऐरे गैरे किसी के भी खेत में घुस करके मटर खा रहे थे, तो जिसकी मटर खा रहे थे उसका तो वो नुकसान कर रहे थे, तो उसके लिए दंड मिलना चाहिए। इसलिए फसलों की सुरक्षा व संपत्ति की सुरक्षा के लिए उनका काजी हाउस में बंद किया जाना उचित था। दूसरा, नियमों का पालन। काजी हाउस जो था वो बनाया ही गया था आवारा और नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को रखने के लिए। यह एक निर्धारित बाड़ा था। इसका उद्देश्य था समाज में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना, कि कोई किसान है अपनी फसल तैयार किए हुए है और कोई दूसरा जानवर उसकी फसल को नुकसान कर दे रहा है, तो इस व्यवस्था के नजरिए से यह कार्य उचित था, हीरा मोती को काजी हाउस में बंद कर दिया जाना। लेकिन अन्याय क्या था? अन्याय का दृष्टिकोण कैसे है, इसमें अन्याय कैसे आ जाता है? तो कहते हैं जो काजी हाउस है वहां पर क्रूर और अमानवीय व्यवहार होता था। यानी काजी हाउस के भीतर बेजुबानों जानवरों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता था। यह घोर अन्याय है। इसी तरह संवेदनहीनता और नीलामी, जिसमें प्राणों का संकट आ गया बैलों के, कि काजी हाउस की व्यवस्था में जिन जानवरों को छुड़ाने कोई नहीं आता था उन्हें कसाईयों के हाथों नीलाम कर दिया जाता था। केवल फसल के नुकसान के बदले किसी बेजुबान जीव को कसाई को सौंपकर मौत के मुंह में ढकेल देना सबसे बड़ा अन्याय था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काजी हाउस की स्थापना का मूल उद्देश्य भले ही किसानों को न्याय दिलाना था, लेकिन उसकी आंतरिक जो कार्य प्रणाली थी, वहां की व्यवस्था जो थी, वह जानवरों के प्रति उसकी क्रूरता पूरी तरह से अमानवीय थी और अन्यायपूर्ण थी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि बैलों का काजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को कैसे दर्शाता है। तो आप इसमें से जो पॉइंट चाहें अपने उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? यदि आपको बैलों की ओर से उनकी आवाज उठाने का मौका दे दिया जाए तो आप कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे कि हम बैल हैं, हमें ये अधिकार चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हीरा और मोती जिन अमानवीय परिस्थितियों और क्रूरता से गुजरते हैं, उसे देखते हुए यदि मुझे उनकी ओर से कानूनी अधिकार मांगने का अवसर मिले तो मैं निम्नलिखित अधिकारों की मांग करूंगा। क्या मांग करूंगा? पहला, क्रूरता और शारीरिक यातना से सुरक्षा का अधिकार। पहला अधिकार मांगूंगा कि उन्हें शारीरिक यातना न दी जाए और क्रूरता से उन्हें बचाया जाए। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि पशुओं को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना, जैसे डंडे मारना, भारी बोझ लादना, इससे बचाने के लिए सख्त कानूनी अधिकार होने चाहिए। दूसरा क्या मांगूंगा? पर्याप्त भोजन, जल और आश्रय का अधिकार, कि प्रत्येक मूक प्राणी को पौष्टिक भोजन, साफ पानी और सुरक्षित तथा स्वच्छ आश्रय पाने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। तीसरा क्या मांगूंगा? कि जीवन और संरक्षण का अधिकार, किसी भी पशु को केवल आर्थिक लाभ या दंड के नाम पर मौत के मुंह में ढकेलने के खिलाफ सख्त कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। चौथा, श्रम की सीमा और विश्राम का अधिकार। इसका अर्थ ये हुआ कि बैलों को खेतों में उनकी क्षमता से अधिक काम लेना और बदले में उन्हें कुछ न देना, ये एक प्रकार का शोषण है। कृषि या भार ढोने वाले पशुओं के लिए काम के घंटे तय होने चाहिए। जैसे मनुष्यों के लिए काम के घंटे तय होते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, ऐसे उनके लिए भी होना चाहिए। उन्हें काम के बीच में पर्याप्त विश्राम मिलने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। और क्या मांग सकते हैं? पांचवा, कि सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार का अधिकार। ये पशु भी संवेदनशील प्राणी होते हैं, वे प्रेम तथा अपमान की भाषा समझते हैं। उन्हें मनुष्य की निर्जीव संपत्ति या मशीन न मानकर एक जीव के रूप में सम्मानजनक और गरिमापूर्ण व्यवहार पाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये वे कानूनी अधिकार हैं जिसे लगा कि मांगा जा सकता है। आप इसमें से सारे लिखिए या इसमें से आवश्यकता अनुसार अपनी पसंद के अनुसार कोई भी लिखिए, बात बन जाएगी। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब तीसरा प्रश्न है कि मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की
शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थानाध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखिए। मान लीजिए आप हीरा मोती हैं और आपको अपने कष्टों को बताते हुए थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। अब संकेत इसमें दिया है कि थानाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम ये है, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। तो इस संकेत के आधार पर हम लिखेंगे एक औपचारिक पत्र, और पत्र में लिखेंगे सबसे पहले पाने वाले का पता। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, स्थानीय थाना झूरी का गांव, माने जहां के ये रहने वाले हैं। विषय क्या लिखेंगे? पशु क्रूरता एवं अवैध हिरासत, हिरासत माने बंद करने के विरुद्ध शिकायत करनी है, विरोध में शिकायत करनी है। और लिखेंगे महोदय, हमारा नाम हीरा और मोती है, हम झूरी काछी के पालतू बैल हैं, हम आपके समक्ष अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। महोदय, हमारे साथ निम्नलिखित अन्यायपूर्ण घटनाएं हुई हैं, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। पहला कि झूरी के साले गया ने हमें अपने घर ले जाकर हमें मारा पीटा, हमसे दिन भर कठोर परिश्रम करवाया और बदले में हमें केवल सूखा भूसा दिया। इस वजह से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। दूसरी समस्या कि जब हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया तो हमें काजी हाउस नामक बाड़े में बंद कर दिया गया। वहां हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हुआ, हमें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया और वहां की स्थिति तो नरक से भी बदतर थी। तीसरी परेशानी कि काजी हाउस के प्रशासन ने हमें लावारिस समझकर एक कसाई के हाथों नीलाम कर दिया। यह हमारे जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। हम मूक प्राणी हैं, पर हम भी दर्द और अपमान महसूस करते हैं। अतः हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि पशुओं के प्रति होने वाली इस क्रूरता को रोका जाए और हमें हमारे मालिक झूरी के पास सुरक्षित रहने का अधिकार दिलाया जाए। आशा है कि आप हमारी इस मूक पुकार को सुनेंगे और उचित न्याय करेंगे। और फिर जो लिखने वाला है वो लिखेगा प्रार्थी, तो प्रार्थी यहाँ पर हीरा और मोती हैं। तो ये एक पत्र है, औपचारिक पत्र। चूंकि जब किसी अधिकारी को, किसी पद पर आसीन व्यक्ति को कोई पत्र लिखा जाता है तो वह औपचारिक पत्र होता है। तो ये एक पत्र है जिसे हम लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का विभाग है हमारी धरोहर हमारी संस्कृति, और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं पहला प्रश्न कि वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यह बात हीरा ने मोती से कही थी जब उसने गया और उसके सहयोगी को मारने के लिए कहा। तो प्रश्न है कि कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। अब इस आधार पर बताइए कि वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे, यानी उन कार्यों के बारे में आपको बताना है जो वो नहीं करते थे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि कहानी के अनुसार हीरा मोती निम्नलिखित कार्यों को करने योग्य नहीं मानते थे और उन्हें कभी नहीं करते थे। क्या? कि गिरे हुए शत्रु पर वार न करना, ये उनके लिए करने योग्य काम नहीं था। हम बताएंगे कि सांड से मुकाबले में जब सांड घायल होकर गिर पड़ा तब मोती उसे मारना चाहता था, लेकिन हीरा ने यह कहकर रोक दिया कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। दूसरा, औरतों पर हाथ उठाना या सींग न उठाना। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कि मोती जब छोटी लड़की को परेशान करने वाले गया और भैरव की पत्नी को सींग से मारने की बात करता है, गया उसे समझाता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। वे स्त्री जाति का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते थे, तो इसे भी वे करने योग्य कार्य नहीं मानते थे। तीसरा, अपने मालिक झूरी के प्रति अकृतज्ञता का भाव प्रकट करना या अकृतज्ञता न करना। अकृतज्ञता का अर्थ होता है कि उसके साथ बेईमानी करना। तो झूरी ने उन्हें हमेशा प्रेम और सम्मान दिया था, इसलिए वे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे झूरी का सिर नीचे हो या उसे दुख पहुंचे। वे अंत तक अपने घर यानी झूरी के पास लौटने के लिए संघर्ष करते रहे। और भी एक काम है जो वो नहीं करना चाहते, कभी अकेले लाभ न उठाना, स्वार्थ का त्याग, यानी कभी उन्होंने स्वार्थ प्रदर्शित नहीं किया। कैसे ये बात पता चलती है कि जब काजी हाउस की दीवार टूटी तो हीरा खुद बंधा होने के कारण नहीं भाग सका। मोती उसे अकेला छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने अपने मित्र के साथ रहना चुना। उन्होंने कभी भी विपत्ति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक काम और वे नहीं करते थे, बिना अपराध के किसी को कष्ट न देना, यानी किसी ने अगर कोई अपराध नहीं किया है तो वे उसे कष्ट नहीं देते थे। वे केवल अपनी रक्षा या स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष करते थे। उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति या पशु पर अकारण हमला नहीं किया। तो हीरा मोती का यह आचरण हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों और धर्म, जिसे हम नैतिकता कह सकते हैं, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसमें से जितना आपको उपयुक्त लगे आप पॉइंट लिख सकते हैं। आप और चाहें तो खोज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहीं खत्म हो जाएंगे। आप अपनी कल्पना से और भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है
कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। एक वाक्य है, दूसरा वाक्य ही साथ में है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब ये दोनों कथन हीरा के हैं, तो हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं? हमें ये बताना है कि इससे हम कौन कौन से भारतीय मूल्यों को जोड़ सकते हैं। तो पहला हम इसका उत्तर लिखेंगे, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हीरा के ये कथन निम्नलिखित भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। पहला, शरणागत की रक्षा और युद्ध की नैतिकता। कह रहे हैं कि जो ये वाक्य है, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि जब शत्रु असहाय हो या हार मान चुका हो तो उस पर प्रहार करना वीरता नहीं बल्कि कायरता है। और इससे मूल्य क्या प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है? यह भारतीय युद्ध नीति के धर्म युद्ध सिद्धांत को दर्शाता है, जहां निहत्थे और घायल शत्रु पर वार करना वर्जित माना गया है। यह क्षमा, दया और उच्च नैतिकता का प्रतीक है। इसी तरह दूसरा वाक्य, नारी शक्ति का सम्मान, की औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह कथन समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान व सुरक्षा की भावना को रेखांकित करता है। इससे मूल्य क्या दिखाई पड़ता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, कि प्राचीन भारतीय संस्कार को यह वाक्य दर्शाता है। यह सीख देता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, महिलाओं के प्रति शारीरिक बल का प्रयोग या अनादर करना भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। तीसरा, आत्मसंयम और अनुशासन, कि भीषण क्रोध और संघर्ष के बीच भी हीरा अपनी मर्यादा नहीं भूलता। इससे क्या मूल्य दिखाई पड़ता है हमें कि यह आत्मसंयम के मूल्य को दर्शाता है, अपने आप को कंट्रोल में रखने की शक्ति को दर्शाता है। यह बताता है कि ताकतवर होने का अर्थ दूसरों को कुचलना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को सिद्धांतों के दायरे में रखना है। तो ये था दूसरा प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, हल में लगाया जोतने के लिए। अब यहां से प्रश्न उठा है कि खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं, परंपरा से हमारे पास हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक व आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि कृषि के जो पारंपरिक उपकरण होते थे उनके बारे में, और जो वर्तमान में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग खेती में किया जाता है उनके बारे में पता लगाना है और लिखना है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा उस समय की झलक देती है जब कृषि पूरी तरह से पशुओं और मानव श्रम पर आधारित थी। अब समय के साथ कृषि के उपकरणों में क्रांतिकारी बदलाव आए। तो यहाँ पर हम पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग का विवरण दे रहे हैं या दिया गया है। अब पारंपरिक कृषि उपकरण क्या थे? सबसे पहले हल। हल जो है वो लकड़ी और लोहे का बना एक उपकरण था जो मिट्टी को जोतने के काम आता था। दूसरा पाटा, यह जुताई के बाद खेत की मिट्टी के बड़े ढेलों को, बड़े टुकड़ों को तोड़ने और जमीन को समतल करने, लेवल करने के लिए लकड़ी का एक भारी तख्ता प्रयोग में लाया जाता था, उसे ही पाटा कहते हैं। तीसरा है कुदाल और फावड़ा। तो मिट्टी को खोदने के लिए, मेड़ बांधने के लिए, नालियां साफ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले औजार हैं और ये हाथ से चलाए जाते हैं। हंसिया, हंसिया फसल की कटाई के लिए उपयोग किया जाने वाला एक लोहे का मुड़ा हुआ हल्का टेढ़ा औजार होता है। और खुरपी एक औजार होता है खेतों से खरपतवार निकालने के लिए और छोटे स्तर पर खुदाई करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब आधुनिक कृषि उपकरण जो हैं वो आ गए हैं, वो इनकी जगह ले रहे हैं, और उसमें जो है सबसे पहले है ट्रैक्टर। तो इसका उपयोग जुताई, बुआई और भारी सामान ढोने वाले तथा विभिन्न यंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है। इसी तरह कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर हल होता है। ट्रैक्टर में इसे कनेक्ट करके ही हम जुताई कर पाते हैं। यह कम समय में मिट्टी को गहराई तक जुताई करने के लिए और खरपतवार को नष्ट करने के काम आता है। इसी तरह सीड ड्रिल है, यह भी जोड़ी जाती है ट्रैक्टर से ही, और यह बीजों को सही गहराई और निश्चित दूरी पर बोने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला है कंबाइन हार्वेस्टर। ये इसमें ट्रैक्टर और मशीन एक साथ रहती है और ये बहुत बड़ी मशीन होती है जो एक साथ 3 काम करती है। फसल को काटती भी है, मड़ाई करती है और दानों को साफ भी करती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, पाइपों और फव्वारों के माध्यम से पौधों की जड़ों तक सीधे पहुंचाने की तकनीकी है ये, इससे जल संरक्षण होता है। और एक है रोटावेटर, यह मिट्टी को बहुत बारीक पीस देता है। इसमें भी हल ही लगे होते हैं पर वो राउंड शेप में घूमते हैं और ये मिट्टी को एकदम धूल बना देते हैं। ये फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर खाद बनाने में मदद करता है। तो ये जो है पारंपरिक कृषि उपकरण और आधुनिक कृषि उपकरण हैं। इसमें से आप 2-4 करके लिखेंगे उत्तर में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो लिखिए कि भारतीय गांवों
और शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। यानी खेती बाड़ी में तो ये काम में आते ही हैं, शहरों और ग्रामीण इलाकों में इसके अलावा और किस काम में आते हैं। तो कहते हैं कि भारत, इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में बैलों की भूमिका गांव से लेकर शहरों तक अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय समाज में बैलों की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैलों की भूमिका है उसमें क्या क्या है कि गांव की अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन आज भी काफी हद तक बैलों पर निर्भर है। कैसे निर्भर है कि ये खेती का मुख्य आधार है। जो छोटे किसान हैं आज भी खेतों की जुताई के लिए बैलों का ही सहारा लेते हैं। वे मिट्टी को पलटने, मेड़ बनाने और बुआई करने में सहायक होते हैं। कुएं से सिंचाई जहां होती है, पुराने समय में होती थी, अभी भी कुछ जगहों पर होती है जहां पानी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पुराने समय और आज भी कुछ क्षेत्रों में बैलों का उपयोग रहट चलाने के लिए किया जाता है, जिससे कुएं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। अगला है फसल की मड़ाई। कटी हुई फसल से अनाज के दानों को अलग करने के लिए बैलों को फसल के ऊपर गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे दाने और भूसा अलग हो जाते हैं। ये बहुत ग्रामीण इलाकों में जहां सुविधाओं की कमी है ऐसी जगहों पर ही ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा कोल्हू चलाना, सरसों से तेल निकालने या गन्ने का रस निकालकर गुड़ बनाने के लिए पारंपरिक कोल्हू में बैलों का उपयोग किया जाता है। तथा परिवहन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि गांव में कच्ची सड़कों पर भारी सामान, कटी हुई फसल या चारे को ढोने के लिए बैलगाड़ी सबसे सस्ता व सुलभ साधन है। अब शहरी क्षेत्रों में देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बैलों की क्या भूमिका है। तो शहरी क्षेत्रों में भूमिका थोड़ी कम है, क्योंकि शहरों में मशीनीकरण अधिक है। फिर भी वहां बैल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, दिख जाते हैं। पहला, माल ढुलाई के लिए, सामान ढोने के लिए। शहरों की तंग गलियों में जहां बड़े ट्रक या टेम्पो नहीं जा पाते, वहां आज भी सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है शहरों में इनका, कि शहरों में त्योहार जैसे पोंगल, पोला, गोवर्धन पूजा के अवसर पर बैलों की पूजा की जाती है। मेलों और प्रदर्शनियों में सजी धजी बैलगाड़ियां पर्यटन का आकर्षण केंद्र होती हैं। तो ये था प्रश्न और उसका उत्तर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला उपविभाग है अलग अलग और साथ साथ। हीरा मोती के बारे में है कि कहते हैं कि 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। अब प्रश्न ये है कि कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। संकेत दिया है कि हीरा और मोती में से कोई धैर्यवान है, तो कोई गुस्सैल है, कोई मेहनती है, शांत है, सहनशील है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा में हीरा और मोती के माध्यम से दो अलग अलग व्यक्तित्वों को दर्शाया गया है। दो अलग अलग पर्सनालिटी हमारे सामने लाई गई है। दोनों के स्वभाव में अंतर स्पष्ट है। कहानी के आधार पर उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हीरा की क्या विशेषताएं हैं? वो शांत और गंभीर है। तो हीरा जो है सहनशील और शांत है, कि हीरा बहुत सहनशील है। गया के घर डंडे खाने और अपमान सहने के बाद भी वह धैर्य नहीं खोता। तो धैर्यवान भी है। संकट के समय वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता, धैर्य से काम लेता है। परोपकारी और दूरदर्शी है, यानी वह केवल अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहता। काजी हौस में खुद बंधे होने के बावजूद वह अन्य जानवरों को भगा देता है और अंत तक अपनी नैतिकता पर अडिग रहता है। वहीं मोती की विशेषताएं क्या हैं? वह साहसी और गुस्सैल है। अब मोती का व्यक्तित्व जो है वह ओजस्वी और क्रांतिकारी है। कह सकते हैं कि मोती जो है गुस्सैल और विद्रोही है। मोती का स्वभाव थोड़ा उग्र और गुस्सैल है। उसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। वह ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखता है। और दूसरा उसकी विशेषता कि वह साहसी और पराक्रमी है, यानी वह शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली और निडर है। सांड से मुकाबला करते समय उसकी वीरता देखते ही बनती थी। तथा सच्चा और समर्पित मित्र है। वह अपने मित्र के प्रति पूर्णतः समर्पित है। काजी हौस की दीवार तोड़ने पर जब उसे भागने का अवसर मिला तो वह अपने बंधे हुए मित्र हीरा को छोड़कर नहीं गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीरा और मोती एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां हीरा की सहनशीलता उसे विनाश से बचाती है, वहीं मोती का साहस उन्हें दास्ता की बीड़ियों से मुक्त कराता है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? यानी उनका अलग होना ही एक दूसरे को पूरा करता है, और कैसे करता है हमें ये बताना है। तो कहते हैं कि हीरा और मोती का व्यक्तित्व मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में पूरक सिद्धांतों, कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स पर आधारित है। उनकी भिन्न विशेषताएं ही उनकी शक्ति हैं, क्योंकि जहां एक की सीमा समाप्त होती है वहां दूसरे की विशेषता संकट का समाधान बनती है। उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को इस प्रकार पूरा करती हैं कि विवेक और साहस का संतुलन। हीरा विवेक और नीति का प्रतीक है,
जबकि मोती साहस और शक्ति का। उदाहरण के लिए जब सांड ने उन पर हमला किया तो मोती आवेश में आकर अकेले लड़ना चाहता था, लेकिन हीरा ने योजना बनाई कि एक आगे से वार करेगा और दूसरा पीछे से। यहाँ हीरा की बुद्धि और मोती के बल ने मिलकर एक अपराजेय, जो कभी न हारता था, ऐसे शत्रु को हरा दिया। दूसरी भिन्न विशेषताएं कैसे हैं कि सहनशीलता और विद्रोह का मेल। हीरा जो है वह बहुत सहनशील है, वह अपमान सहकर भी मर्यादा नहीं तोड़ता। इसके विपरीत मोती विद्रोही स्वभाव का है। उदाहरण के लिए जब गया के घर में उन पर अत्यधिक अत्याचार हुआ तो हीरा ने शांति बनाए रखी ताकि मामला न बिगड़े, लेकिन जब अन्याय की सीमा पार हो गई तो मोती के विद्रोह ने ही उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। यदि दोनों केवल सहनशील होते तो वे जीवन भर दास बने रहते, और यदि दोनों केवल गुस्सैल होते तो वह जल्दी ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। तीसरी भिन्नता और विशेषता की आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य। हीरा ऊंचे आदर्शों की बात करता है, जैसे स्त्री पर सींग न चलाना, गिरे हुए दुश्मन को न मारना, जबकि मोती जो है वह व्यवहारिक और यथार्थवादी है। वह शत्रु को तुरंत दंड देने में विश्वास रखता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि हीरा मोती की जोड़ी मस्तिष्क और हृदय के मिलन जैसी है। जहां हीरा सही रास्ता दिखाता है, वहीं मोती उस रास्ते पर चलने का साहस जुटाता है। इसी आपसी तालमेल के कारण वे हर मुसीबत से बाहर निकलकर अंततः अपने घर यानी झूरी के घर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। तो ये था उत्तर। आप चाहें तो इसमें जहां से उदाहरण बताया गया है, आप उदाहरण को न लिखें तो भी आपका कार्य बन सकता है। तो आप हर जगह जो है उदाहरण छोड़ सकते हैं, उत्तर फिर भी पूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी थोड़ी समान और थोड़ी थोड़ी भिन्न हैं। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं, और उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। अब संकेत में हम बता देंगे कि क्या करें, क्या क्या न करें, कैसे खेल पढ़ाई आदि में एक दूसरे की सहायता करें और कैसे साथ दें। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हीरा मोती की तरह हमारी कक्षा भी विविधताओं का एक छोटा संसार है। भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठियों से मैं इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता हूं, और उनसे चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि वे भी मुझसे निम्नलिखित प्रकार की ही आशा करते हैं। क्या चाहते हैं? पहला कि पढ़ाई में एक दूसरे का पूरक बनना। कक्षा में कुछ छात्र गणित में तेज होते हैं तो कुछ की पकड़ भाषा हिंदी या अंग्रेजी में अच्छी होती है। तो जो विषय हमें समझ में आता है उसे हम अन्य विद्यार्थियों को समझाएं, और जो विषय हमें समझ नहीं आता उसे अन्य विद्यार्थियों से समझें। किसी भी दशा में किसी भी विद्यार्थी की कमजोरी या खराब प्रदर्शन का मजाक न उड़ाएं। दूसरा क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि खेल के मैदान में टीम भावना होनी चाहिए। कि खेल में कोई बहुत तेज दौड़ता है तो किसी की रणनीति अच्छी होती है। इसलिए खेल को केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि आनंद और टीम की भावना के लिए खेलें। कमजोर खिलाड़ी को भी टीम में शामिल करें और उसे प्रोत्साहित करें, और हारने पर एक दूसरे पर दोषारोपण न करें। तथा तीसरा, स्वभाव और रुचियों का सम्मान। कक्षा में कुछ छात्र हीरा की तरह शांत होते हैं तो कुछ मोती की तरह उत्साही और बातूनी। हमें शांत रहने वाले छात्रों को भी अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। साथ ही किसी के पहनावे, किसी के बोलने के तरीके या किसी की शारीरिक भिन्नता पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दोनों आमने सामने बैठे आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थानों पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे? अनुमान और कल्पना से बताइए। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि मेरे अनुमान से हीरा और मोती अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं। हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम और सहमति जताने के लिए सिर हिलाकर, कानों को फड़काकर, पूंछ हिलाकर बात कर लेते होंगे। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आंखों के संकेत से वे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। इसके अलावा लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण वे एक दूसरे की आदतों और प्रतिक्रियाओं से इतने वाकिफ हो गए थे कि बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे कि दूसरा क्या सोच रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों के उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहां कहां, कुछ उदाहरण लिखिए। तो उत्तर हम लिखेंगे, यह सच है कि हम अपने दैनिक जीवन में कई बार शब्दों का प्रयोग किए बिना ही अपनी बात कह देते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे अवसर और उदाहरण दिए गए हैं
जब हम बिना बोले संवाद करते हैं। जैसे विद्यालय या कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो हम अक्सर मूक भाषा का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कक्षा के दौरान शोर न हो इसलिए इशारे से, पेन या पेंसिल मांगने के लिए इशारे का प्रयोग करते हैं। जब कभी शिक्षक नाराज होते हैं तो हम केवल सिर झुकाकर अपनी गलती और माफी स्वीकार कर लेते हैं। शिक्षक के किसी सवाल पर केवल सिर हिलाकर हाँ या ना में उत्तर देना, इसमें भी हम मूक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह घर या पारिवारिक समारोहों में कि कभी कभी हमारे घर में अतिथियों के सामने बैठे या किसी गंभीर चर्चा के दौरान हम आंखों और चेहरे के हाव भाव से बातें करते हैं। जैसे मेहमानों के सामने जब हम कुछ गलत करते हैं तो माँ की एक कड़क नजर ही हमें शांत बैठने का इशारा कर देती है। इसी तरह खेल के मैदान में, अब खेल के मैदान में शोर के कारण बोलकर निर्देश देना कठिन होता है, तब संकेतों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे खिलाड़ी को रन लेने के लिए हाथों का इशारा करना या गेंद फेंकने की दिशा बताना। अंपायर का बिना बोले केवल उंगली उठाकर आउट करना भी एक तरह से संकेत देना है और यह मूक भाषा का संकेत है। तो आप इसमें से जो चाहें, आपको जो पसंद आए आप अपने उत्तर के रूप में लिख लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला निर्देश है भारतीय सांकेतिक भाषा का। आप नीचे दी गई इंटरनेट के लिंक पर जा करके आप कुछ सांकेतिक भाषा देख सकते। आप इसे अगर यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो एक वीडियो आपके सामने खुलकर आएगा। इन दोनों लिंक पर आप उसे देखेंगे और देखेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या होती है और उसका हम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मार्ग खोजेंगे कैसे। ये उपविभाग है और इसमें एक लाइन दी गई है कि सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, नए नए गांव मिलने लगे। अब इस पर प्रश्न है कि हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए हैं? तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था? तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। मैंने अपना लिखा हुआ है, आप जब कभी भटके हों तो घर पहुंचने के लिए क्या प्रयोग किए हैं उसको बताइएगा, और अगर नहीं भटके हों तो आप इस तरह से उत्तर लिख लीजिए। हाँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। एक बार मैं अपने परिवार के साथ एक महाकुंभ मेला प्रयागराज गया हुआ था और भीड़ के कारण रास्ता भटक गया। उस समय मैंने अपने मार्ग का पता लगाने के लिए वहां मौजूद एक दुकानदार से सही दिशा और रास्ते के बारे में पूछा। साथ ही मैंने याद करने की कोशिश की कि आते समय मैंने कौन सी प्रसिद्ध दुकान देखी थी। इस पर भी जब मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाया तो मैंने पास के पुलिस सहायता केंद्र पर जाकर अपने परिजनों का मोबाइल नंबर बताया और उनसे संपर्क किया। इसके बाद वे मुझे लेने आ गए। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। अब इसमें संकेत दिया है कि ऑनलाइन मानचित्र देखें, गूगल मैप, पुलिस, सरकारी भवन, विद्यार्थी, सड़क पर लगे सूचना पट, दुकान के बोर्डों से लेके पते, डाकघर आदि को देख करके हम जा सकते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो घबराने की बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गूगल मैप जैसे ऑनलाइन मानचित्र सबसे बड़े मददगार हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपके पास तकनीकी उपलब्ध नहीं, स्मार्टफोन नहीं है, तो आसपास किसी सरकारी भवन, स्कूल या डाकघर या बैंक की तलाश करें। यहाँ के कर्मचारी आपको सही रास्ता बताने और आपके घर वालों से संपर्क करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी या पास के पुलिस स्टेशन में जाना सबसे सुरक्षित विकल्प है। वे न केवल आपको सही मार्ग बताएंगे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित घर पहुंचाने का भी प्रबंध कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित मार्ग कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो विद्यार्थी हैं आप अपने स्कूल के मैप के आधार पर दें। इस प्रश्न के उत्तर में यह बताया जाए कि आप अपनी कक्षा और विद्यालय के भवन से निकलकर बाहर के मैदान में जाने का छोटा रास्ता कौन सा पाते हैं। यानी आप अपनी क्लास से निकलें और भाग करके आप बाहर मैदान में चले जाएं, इसके लिए सबसे छोटा रास्ता और सबसे खुला हुआ रास्ता कौन सा है ये बताना है। तो चूंकि आपका विद्यालय अलग अलग हो सकता है, आप उस हिसाब से मैप देख करके बताएंगे कि मेरी क्लास से निकल करके दाईं तरफ जाने पर एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के बगल में ही एक गेट है और उससे निकल करके हम बाहर जा सकते हैं। इस तरह का उत्तर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न थे विषयों की चर्चा पर। आगे सृजन और भाषा की बात, ये दो विभाग अभी और बचे हुए हैं, इनके लिए एक अलग वीडियो में मिलते हैं। दीजिए अब विदा और जुड़े रहिए हमसे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो अपने जानने वालों के साथ जरूर साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।